हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज हम एड्रेस कर रहे हैं आशुतोष की क्वेरी कि भैया डंकी और सलार में कौन आगे निकलने वाला है। तो इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है बिजनेस को रिलेटेड। और वो बिजनेस आता है थिएटर बिजनेस से, बट नॉन थिएटरिकल बिजनेस भी बहुत बड़े होने लग गए हैं आजकल। बहुत बड़े क्या, वो सिग्निफिकेंट कमाई करने वाले हो गए। लोग थिएटर की तरफ बाद में देखते हैं, प्रोड्यूसर साहब पहले देखते हैं कि हमारे को कितना पैसा आने वाला है। जैसी मूवी बन जाएगी बस क्रिएट होते ही कौन देता है? ओटीटी वाले देते हैं। कौन देता है? म्यूज़िक राइट्स खरीदने वाले देते हैं। सैटेलाइट मतलब जिसमें आप टीवी, केबल टीवी वगैरह पे वो सब चीज़ें, इन फ्लाइट्स, ये सारे लोग पैसा ही पैसा देते हैं प्रोडक्शन हाउस को। और कोई भी प्रोडक्शन हाउस टिपिकली आजकल घाटे में नहीं जाता है इसी वजह से, क्योंकि पैसे तो उसके अपफ्रंट आ जाते हैं। तभी आपने देखा होगा एक एक्टर की एक दो मूवीज हिट होती नहीं है, वो साथ में प्रोडक्शन हाउस खोल देता है, क्योंकि वो खुद कभी नहीं मरता। एज ऑफ येस्टरडे डेज काफ़ी रिस्क रहता था। यहाँ पर वो पिक्चर पहले ही बेच देता तो उसका प्रॉफिट तो सिक्योर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े स्टार्स होते हैं वो ये रिस्क लेते हैं कि अपनी मूवी के अंदर अगर वो खुद ही प्रोडक्शन हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे शाहरुख खान का रेड चिलीज, तो वो अपफ्रंट फीस नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं कि पिक्चर जो चलेगी उसमें से मेरा प्रॉफिट शेयर कर देना। तो अभी बात करते हैं डंकी के प्री रिलीज बिजनेस की और सलार के प्री रिलीज बिजनेस की। और जो थिएटिकल जो आएगा वो सो आएगा, वो अलग है। ठीक है जी। अब पहले बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल, सो एक और आपको एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि जब कभी हम बोलते हैं ना कि जी जवान ने 1000 करोड़ कर लिए, 1000 करोड़ कर लिए उसने थिएटर बिजनेस से। ठीक है, प्रोडक्शन हाउस के अगर लेंस से देखा जाए तो एक तो बिजनेस हुआ 1000 करोड़ का वहाँ पर, और एक हो सकता है 300-400 करोड़ उसने नॉन थिएट्रिकल से भी बेच दिए, जो कहीं अकाउंट नहीं होते, दिखते नहीं है, वो किसी रिकॉर्ड में नहीं आते लेकिन ये सारा जो है वो टोटल होता है, ये रेवेन्यू जनरेशन है बेसिकली एक प्रोडक्ट की मल्टीपल हैंड्स में जब वो चला जाता है। ठीक है जी। डंकी का जो प्री सेल्स बिजनेस है उसके ऊपर बात करते हैं। इंटरनेशनल जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स हैं वो 230 करोड़ रुपए में बिके, और जियो सिनेमान में इंडिया के अंदर स्ट्रीमिंग राइट्स लिए हैं इसके 155 करोड़ रुपए में। तो टोटल होता है 385 करोड़ रुपीज़। बहुत ही बड़ा नंबर है। अब अगर बात करें बनी कितने के अंदर है, तो जिसने प्रोड्यूस करी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि जो राजू हिरानी वो किस तरीके की पिक्चर बनाते हैं। कभी भी वो लार्ज स्केल पिक्चर नहीं बनाते हैं, वो बड़ी इकोनॉमिकल तरीके की पिक्चर बनाने में बिलीव करते हैं। वो कोई VFX में बिलीव नहीं करते, वो रियलिटी में बिलीव करते हैं, रियल लोकेशन में बिलीव करते हैं। तो जहाँ पर बजट जो होता है टुक करके एकदम लिमिटेड रहता है। इसका विदाउट एक्टर फीस, जो कि एक बड़ा एक्टर शाहरुख खान अपने आप में 100 करोड़ वाला टाइप है, इसकी कॉस्ट है 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी इसके अंदर प्रमोशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम प्रमोशन मान भी लें, चलो 25 करोड़ रुपए की, और एक नोशनल ये भी मान के चल लें, चलो शाहरुख खान की भी होगी, मान लो 75 तो मिनिमम होगी, तो इसकी कॉस्ट लगभग स्टार फीस और प्रमोशन के साथ 200 करोड़ रुपए के आसपास टच कर जाएगी। ठीक है, लेकिन 385 तो पहले ही आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जो थ्योरेटिकल राइट्स हैं इंडिया के अंदर, वो और साथ में आउटसाइड जो रेवेन्यू आएगी, वो रेवेन्यू जो भी पार्टनर्स हैं यहाँ पर इंडिया में, जैसे बाहर में यशराज है, इंडिया के अंदर नॉर्थ के अंदर पेन है, साउथ के अंदर अलग अलग हैं, ये सब लोग जो हैं कंट्रीब्यूट करेंगे लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए। लेकिन इनके जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, और किसी का टर्म है अपफ्रंट है, किसी का टर्म है रेवेन्यू शेयरिंग है, किसी का टर्म है कि मैं मिनिमम इतने तो आपको दूंगा, इतने नहीं दूंगा, या फिर मैं मिनिमम इतने तो रखूंगा, उतने नहीं दूंगा। वो जो भी इनके अरेंजमेंट है, करीबन 400 वहाँ से आने वाले हैं। तो 400 प्लस 385 जो पहले मैंने आपको बताया, तो बनता है 785 करोड़ रुपीज़। तो जो प्रोडक्शन हाउस है उसको एक बहुत ही बड़ा नंबर जो है घर में ले जाने को मिलेगा मतलब 200 लगा के मान लो 800, तो 4 टाइम्स पैसा लगभग उनके पास आने वाला है। और इसके बाद जो पैसा कमाने की जो स्ट्रीम होगी, 2 लोग कमाएंगे जिन्होंने पैसा से ये मूवी खरीदी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर साहब और एग्जीबिटर साहब, वो अपना आधा आधा शेयर करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन हाउस के पास एक मोटी इनकम आ जाती है। बट अब ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ यही खर्चे होते हैं पिक्चर को बनाने के। पिक्चर को बनाने के लिए प्रोडक्शन हाउस भी लगता है, उसके रेंटल्स भी होते हैं, वहाँ एम्प्लॉय भी काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें इसके अंदर ऐड जनरली नहीं होती हैं। वो एक मान लीजिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस होती हैं जो पूरी एक बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, वो अलग से और ऐड होते हैं। तो ये आपको लग रहा होगा कि जी 4 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स नहीं होगा। बेसिकली मान लीजिए बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में बड़ी सैलरीज होती है, सब होता है, तो 2.5 टाइम्स के आसपास ये होगा। काफ़ी खर्चे होते हैं अदरवाइज। सलहार की अगर हम बात करें, अगर इसके कंपैरिजन में ही बात कर रहे हैं, तो 250 करोड़ रुपीज़ की तो ये बनी है मूवी, काफ़ी महंगी बनी है। और क्योंकि इसमें जो प्रभास
प्रभास साहब हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी फीस रहती है, 100 करोड़ रुपए से कम तो बात ही नहीं करते हैं। और जो प्रमोशंस की बात करें तो मिला जुलवा के 275 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बैठने वाला है, और 300 ही बैठ जाएगा क्योंकि काफ़ी पार्ट ऑफ सलार 2 जो हैं वो भी पैरेलली शूट हुए हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन के अंदर है जितना खबर आ रही है। अब जो इसके थियोरेटिकल राइट्स हैं, जो बातचीत चल रही है, वो मोटे मोटे लेवल पे जो इनका एम है दैट इज़ 500 करोड़ रुपीज़, तो विच इज़ अ बिग नंबर। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों के मिला के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 500 करोड़ रुपए, और OTT के राइट्स जो हैं वो करीबन 150 करोड़ रुपए फेच करेंगे, तो मतलब 650 करोड़ रुपए ये हो गए। म्यूज़िक के जो राइट्स हैं वो 100 करोड़ रुपीज़ के आसपास हैं, तो 750 करोड़ रुपीज़ के इसके टोटल इनकम प्रोडक्शन हाउस के पास होगी, यानी होम्बले मूवीज़ के पास होगी, जब वो कदम रखेंगे घर से बाहर ये कह के कि जी प्रोड्यूसर ये डिस्ट्रीब्यूटर साहब आप ये पिक्चर ले लीजिए, एग्जीबिटर साहब बोलेंगे ठीक है हम इसको लगाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इतनी बातचीत के अंदर काफ़ी करोड़ों रुपए का हेर फेर हो चुका होगा। हेर फेर मतलब जेन्युइनली हो चुका है, प्रोडक्ट बना और वो बिका है, नॉट हेर फेर, गलत वर्ड, जेन्युइन तरीके से, ठीक है जी। तो 750 करोड़ रुपीज़ का इसका पोटेंशियल है यहाँ पर। अभी ये मैं आपको लोअर साइड पे बता रहा हूँ, इसके अलावा और इनकम्स आती हैं, और इसके अलावा जो ये प्रोडक्शन बड़े बड़े हाउसेज हैं इनके अपने खर्चे भी बहुत मोटे मोटे होते हैं। प्लस यहाँ पर सिर्फ शाहरुख खान की जैसे नोशनल फीस हमने 75 से 100 करोड़ रुपए ले ली, या फिर हमने प्रभास की हमने 100 करोड़ रुपए अज्यूम कर ली, ये सब तो मिनिमम है। ये मिनिमम है कि जी हम इतना तो लेंगे लेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक थ्रेश होल्ड को पार कर जाती है मूवी, मान लो 500 या 700 करोड़, ये मुझे पता नहीं है, एक थ्रेश होल्ड अगर क्रॉस कर गई तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी जो शेयरिंग है, राइट फ्रॉम एग्जिबिटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर शेयरिंग विद द प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर शेयरिंग विद द एक्टर, ये सब होता है। इसका थोड़ा सा टेस्टिमनी में अगर आपको बताऊं तो रिसेंटली जेलर के अंदर भी सिर्फ 100 रुपये में काम किया था रजनीकांत साहब ने, फिर प्रॉफिट शेयरिंग में उनको 100 करोड़ रुपए का एक सिंगल चेक मिला, और साथ में 2-3 गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी प्रोड्यूसर साहब ने दी थी। वो वेट कर रहे थे कि कितनी मूवी चल जाएगी, फिर उसके बाद बैकलिंक होते होते क्या हिसाब किताब बनेगा। लगभग 600 करोड़ रुपए करे थे, 600 में से 100 करोड़ रुपए का एक सिंगल चेक रजनीकांत साहब ले गए। तो मज़ा आया इस कॉन्वर्सेशन में। आपको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस जो रिजल्ट्स हैं वो डंकी और सलार के लिए क्या रहेंगे? बहुत ज़्यादा एंथू कटलेट हो गया आंसर मत देना, क्योंकि एंथू कटलेट का मतलब आप 1500 से कम नहीं बोलोगे, बट ये भी सोचो कि दोनों बहुत बड़ी मूवीज़ हैं, और जब क्लैश करेंगी तो एक दूसरे का बिजनेस खाएंगी। अगर खाएंगी तो ऑप्टिमिस्टिक नंबर क्या है? 1000 हुजूर वाले जो नंबर हैं मैं भी चाहता हूँ कि हों, बट मुश्किल है वो होने। ऑप्टिमिस्टिक नंबर क्या है जिससे सबको खुशी मिलेगी? बाय बाय।